ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़नी वजबुरनी वरफ़नी। अल्लाहुम्मा आमीन। ओके, तो आज हमारी संडे की ये पहली क्लास है। थोड़ा संडे को थोड़ा मुझे मुश्किल हुआ आज थोड़ी चीजें करने में, लेकिन खैर मतलब आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बेहतर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। आइडिया हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट हम 3 डेज करें CCNP, और उसमें ये कि हमारे पास फिजिबिलिटी है कि एक दफा एक चैप्टर खत्म कर लें तो उसका लैब भी कर लें साथ में। आज से हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक रूटिंग में, जिसमें एक प्रोटोकॉल जो हमें दिया गया है CCNP के, उसमें वो है EIGRP। दूसरा प्रोटोकॉल हमें दिया गया OSPF, और तीसरा प्रोटोकॉल दिया गया है BGP। CCNA पे हमने किया था OSPF एंड RIP, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत तफसीलन एक ओवरव्यू लिया था कि भाई कितनी टाइप ऑफ रूटिंग है, स्टैटिक है, डिफॉल्ट है, एक्सेट्रा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, डायनेमिक रूटिंग की कितनी शाखें, किसमें क्या फैक्टर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आज से EIGRP का उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर दिया है, वो भी उन्होंने 4-5 चीजें मोटी मोटी बता के खत्म कर दी है। उस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि मैं जो आज बता दूंगा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा अगले वाले प्रोटोकॉल्स में, कि आपके स्प्लिट होराइजन क्या है, या आपका क्लासलेस और क्लासफुल राउटिंग में क्या डिफरेंस होता है, और एडवर्टाइजमेंट में क्या फर्क होता है, नो समरी ऑटोमेशन में क्या होता है, सेक्टर सेक्टर। तो कुछ चीजें आज हम फंडामेंटली ज्यादा कवर करेंगे ताकि OSPF और BGP में मुझे दोबारा ये चीज ना बतानी पड़े, अनलेस की कोई स्पेशल क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं EIGRP की डेफिनेशन से। तो EIGRP ओरिजिनली सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जी। लेकिन सिस्को ने ये लाइसेंस कर दिया, इन्होंने इसको ओपन स्टैंडर्ड में ले आए, और अब ये IEEE के उसमें भी यूज होता है। लेकिन इसकी एडॉप्शन रेट बाय द थर्ड वेंडर्स कम है, क्योंकि इसका जो सारे इन्होंने फीचर्स अलाउ नहीं किए ओपन में, ठीक है, सिर्फ सर्टेन चीज की है। ओके, इट इज एन IGP प्रोटोकॉल। इजाज, IGP प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ? प्रोटोकॉल। अबे मैं म्यूट पे बोल रहा था। क्या? मैं म्यूट पे बोल रहा था। इनर गेटवे प्रोटोकॉल क्या मतलब? क्या? हाँ, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे क्या प्रोटोकॉल मतलब उसका? मतलब क्या हुआ? क्या मैं क्या बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ऑटोनमस सिस्टम में सेम ऑटोनमस सिस्टम में काम करता है। यस, देखो जो बच्चा स्टूडेंट होता है ना, वो नोट्स बना के आता है। आसिम भाई पूरे नोट्स बना के आए। IGP प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो विद इन 1 AS सिस्टम में काम करता है, वो क्रॉस नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा कि एक कॉर्पोरेशन है, ये BT है, ठीक है, और एक कॉर्पोरेशन है आपकी BBC। जब ये लोग इनके आपस में जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो इंटीरियर है, जब उनको एक्सटर्नल बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें BGP पे जाना पड़ता है, फिर BGP से दोबारा अंदर आना पड़ता है उन्हें। जो EIGRP है वो हमेशा अपने विद इन AS सिस्टम में रहता है, भला आप EIGRP को कभी आप एक्सपोज नहीं करते दूसरे AS सिस्टम में। और इसकी थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, समझ आ गई? तो जो हमारा गोल्डन बॉय है ना मिस्टर भाईजान आसिम, भाईजान जो बंदा पढ़ के आता है उसकी तारीफ होनी चाहिए ना, शाबाशी मिलनी चाहिए। ओके, चौथी चीज ये कि उस दिन हमने पढ़ी है कि
EIGRP, अब जब हम EIGRP की बात कर रहे हैं तो हम वर्जन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये मतलब कि स्टैंडर्ड रख लें आप। तो EIGRP also called hybrid protocol, यानी कि it's a between distance vector and link state के बीच का ये प्रोटोकॉल है। दूसरे अल्फाजों में से ये भी कह सकते हैं आप कि इट इज एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है? और वजन और क्या है इसमें? पाथ कॉस्ट पे जो काम करता है, इक्वल पास कॉस्ट पे भी काम करता है, और मैक्सिमम हॉप काउंट क्या है? 100 इसकी, और 100 से 255। मैक्सिमम हॉप काउंट है 255। 255। डिफॉल्ट कितनी है? 100। 100। मैक्सिमम पाथ कितनी है? 4। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 16 से 32 होते हैं। इक्वल्स 16/32। 16 कब है? ये जब वर्जन 15 से लेस है। वाह वर्जन, आज बंदा सही तैयारी के साथ है। सो व्हेन अगर आपका iOS वर्जन सिस्को का, अहमद लेट मी इन यार, क्या कह रहा है? मुझे मीटिंग में इन कर दे। अगर आपका सिस्को वर्जन लेस देन 15 है तो इट सपोर्ट 16, लेकिन अगर आपका iOS वर्जन 15 और मोर देन ग्रेटर देन 15 है तो आप 32 पाथ सपोर्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू 4। ये बात है जो मैं देख रहा हूँ, बंदे के नोट्स बनाए, इधर देखा तो जब आज AD वैल्यू 170 कब है? ओके, AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू क्या है इसकी? 90। एक और है 170, उसको बाद में बात करते हैं, लेकिन 90 वैल्यू है। ओके, और क्या फीचर्स है इसके? It supports classless क्या? क्लासलेस जो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कर ले या नेटवर्क से ले? नेटवर्क कर ले। It supports classless networks. 10. Default root auto summary on. वो है जो वर्जन 15 से बाद के है, तो ऑन है ना? हाँ, पहले तो वो कौन सा वर्जन ले रहा है मतलब? नहीं, सही है, ठीक है। हाँ जी, ऑटो समरी ऑन, या ठीक है, बिल्कुल सही है। 11 बताओ भजन। It uses dual algorithm. ठीक है, ओके। EIGRP uses K values as metric. K values कितनी K values होती हैं? 5. K1, K2, K3, K3, K4, K4, K5. K5. K1 क्या है? बैंडविड्थ। K2 क्या है? K2 डिले, और नहीं, लोड तो नहीं, लोड है शायद, लोड है मेरा ख्याल है। लोड
load, K3 delay, K4 reliability, reliability, K5 MTU. MTU size. बाय डिफॉल्ट के बैंडविड्थ की वैल्यू क्या है 1. लोड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 0. डिले की वैल्यू क्या है 1. रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या है 0. एमटीयू साइज की वैल्यू क्या है 0. 0. ये बाय डिफॉल्ट है. ओके, ये है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर एक रूटर है R1, एक दूसरा रूटर है R2 और एक है R3, ठीक है. चलो इसको एक और रूटर से मिला लेते हैं. यहाँ पे R4, 4 रूटर लगे हुए हैं. यहाँ पे आपका एक स्विच लगा हुआ है. स्विच के पीछे एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है. इस पे चल रहा है नेटवर्क 24, सही है. R1 ये नेटवर्क ब्रॉडकास्ट होगा R4 तक, ठीक है. ये चीज यहां तक जाएगी. या अब फर्क करेंगे, यहाँ पे भी एक आपने पीसी लगा लिया है, पीसीबी, ठीक है. और उसको ये चाहिए यहां तक आपको भेजना है. उसका आईपी है 192.168.1.0/24 के नेटवर्क पे ये चल रहा है, ठीक है. आपने यहां से एक्सेस करना है वहां पे. अब आपके पास 2 पाथ हैं. एक पाथ ये है कि आप यहां से जा सकते हैं, एक पाथ है आप यहां से जा सकते हैं. इक्वल पाथ है. तो अब आप कौन सा पाथ लेंगे? हमारे पास जो पहला ऑप्शन था, हम स्टैटिक राउट दे देते थे कि यहाँ से स्टैटिक राउट दे दो यहाँ तक का, यहाँ से स्टैटिक राउट दे दो यहाँ तक का. इसी तरह आपने यहाँ पे स्टैटिक राउट दिया और यहाँ से यहाँ तक का स्टैटिक राउट दिया. लेकिन ऑफ कोर्स उसमें हमें ये मुश्किल थी कि अगर कोई रूट बंद हो जाए तो हमारे लिए, अगर ये बंद हो जाता था तो हम कैसे, अगर हमारा ये वाला रूट चल रहा है तो ये अपडेट नहीं होता था. तो डायनेमिक रूटिंग में ये चीज अपडेट होती है खुद से. तो इसको किस तरह कैलकुलेट होती है? नाउ ऑफ कोर्स हमने बड़ी पिक्चर में ये देखा है कि पहली चीज उस दिन जो हमने देखा है कि सबसे पहला चीज होती है वो होती है प्रीफिक्स मैच. लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच सबसे पहले होता है रूटिंग डिसीजन में. सेकंड वैल्यू देखी जाती है एडी, और तीसरी चीज देखी जाती है मैट्रिक, ठीक है. 3 चीज है. यहाँ पे प्रीफिक्स एक है, एडी क्योंकि पूरा ERG पे चल रहा है तो 90 है. अब फैसला होगा मैट्रिक पे, ठीक है. मैट्रिक का फैसले में अब आपको R1 कैलकुलेट करेगा या R4 बेसिकली R2 कैलकुलेट करेगा और R3 कैलकुलेट करेगा. इन सब के अपने मैट्रिक्स चल रहे होंगे जो ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. इस जगह पे जब ये डेटा R2 पे गया तो R2 ने के वैल्यू मैट्रिक कैलकुलेट करी. मैट्रिक, ओके. ना मैट्रिक में 5 वेरिएबल्स हैं, K1, K2, K3, K4, K5, ठीक है. सिंप्लिसिटी के लिए सिस्को रेकमेंड हमेशा ये करता है कि आप हमेशा बैंडविड्थ और डिले को यूज करें कैलकुलेशन करने में मैट्रिक की, ठीक है. हम दूसरी चीज क्यों नहीं करते वो भी हम देख लेंगे कि किस सिनेरियो में हम वो यूज करते हैं, किस में यूज नहीं करते. लेकिन अगर मैं सिर्फ मैट्रिक जो कि K1 एंड K3 इन दोनों के ऊपर कैलकुलेट करूं तो मेरा फॉर्मूला कुछ यूं आता है. हाँ? K1 times bandwidth plus K3 times delay.
टाइम्स 256। ठीक है जी। अब ये बैंडविड्थ क्या है? ये है रेफरेंस बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जहां पे जो BW है ये रेफर करता है रेफरेंस बैंडविड्थ को, जो कि वैल्यू उन्होंने दी है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ। तो आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो अब आपका मैट्रिक M बन जाता है K1 टाइम्स 10/7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ LW। ठीक है, प्लस K3 टाइम्स डिले टाइम्स 256। ओवर भी तो होता है ना, किस चीज में? वो जो माइक्रो सेकंड्स भी होता है। वो कम्युलेटिव डिले के लिए, टोटल डिले के लिए जी। 10। अब ये आप वापस आ जाए इस पिक्चर पे। ये हमारे चल रहे थे गिग के, गिग कनेक्शन है ये लगे हुए। चलो इसको फास्ट इथरनेट कह लो। ये गिग के लगे हुए और ये फास्ट इथरनेट के लगे हुए। बुक में ऑलरेडी टेबल दिया हुआ इन्होंने। टेबल है, एक टेबल तो ये था हमारा, एक टेबल था कि आपका टाइप, आपकी बैंडविड्थ और आपका डिले। अगर आपकी टाइप सीरियल है तो उसकी बैंडविड्थ थी 64 और आपका डिले था 20,000। अगर आपका था T1 तो 1544 और किलोबाइट्स पर सेकंड। अगर आपका था इथरनेट 10,000 और ये था 10,000 डिले। अगर आपका फास्ट इथरनेट था 100 और आपका गिग है 100,000 और आपका वो है 10 और आपका अगर 10 गिग है तो 10 100,000 और 10 जब भी फिर वाइडर आता है। ठीक है, तो ये आपके गिग लगे हुए हैं। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं R2 के ऊपर, R2 का मैट्रिक आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो R2 के मैट्रिक में आया K1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10/7 डिवाइड बाय लीस्ट बैंडविड्थ। इन दोनों के दरमियान की जो लीस्ट, ये कौन सा नेटवर्क है? फास्ट इथरनेट। ठीक है, ये लगा हुआ है गिग। ठीक है, क्या एडवर्टाइज हो रहा होगा? लीस्ट। लीस्ट क्या है? फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट का क्या आपका बैंडविड्थ? यस, प्लस K3। K3 की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 टाइम्स डिले। डिले क्या है? ऑफ डिले ऑफ व्हाट? टोटल डिले ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, फास्ट इथरनेट का डिले क्या होता है? 100 प्लस गिग का डिले क्या होता है? 10। 110 बन गया डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 256। 10 कर ले भाई, 7 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 5 एक है, 5 एक, ठीक है, प्लस 11 टाइम्स 256 क्या बना? एजेक्स कैलकुलेटर निकाल। 1010 दवेद time 11 256 1011 डिवाइड बाय नीचे क्या है? नीचे कुछ भी नहीं है ना, बस यही है। 1011 को 256 2816 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 11 से भी प्लस 11 ना, प्लस सॉरी मैं प्लस 11 है ना, 1000 प्लस 11 टाइम 256 1011 3816 आ गया ये जी 3816 ये है मैट्रिक वैल्यू R2, ठीक है। अब यही मैट्रिक वैल्यू निकलेगी R3 पे, क्योंकि हर चीज सेम है तो आपकी यही वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी। इसी तरह आपकी R4 पे भी निकली वैल्यू, ठीक है, सबकी वैल्यू डिफरेंट। अब जाहिर सी बात है R4 की मैट्रिक वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि वहां पे फास्ट ईथरनेट का लगा हुआ है, ठीक है। फर्ज करें हाइपोथेटिकली विदाउट कैलकुलेशन, फर्ज करें यहाँ पे वैल्यू है 5000 55,000 ऐसे, सही, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आई है आपकी 3800, यहाँ पे 3800 आई है, वहां पे 5500 आई है, यही ऊपर का भी यहीं के ऊपर है। अब यहां से यहां तक जाने के दो पाथ्स हैं विद सेम कॉस्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपको लोड बैलेंसिंग ऑन करनी है तो आप ये दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं राउट, और अगर आप जब ये राउट ऐड कर लेंगे R1 के अंदर तो वो PC4 तक R4 तक जा सकता है वाया बोथ राउट्स। कुछ ट्रैफिक ऊपर से भेजेगा, कुछ ट्रैफिक नीचे से भेजेगा। आप चाहते हैं कि नहीं लोड बैलेंसिंग ना हो तो मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू जो है पाथ आप 1 कर दें यहाँ पे, तो वो 1 कर लेगा। ठीक, एक सिनेरियो क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आप चाहते फिर भी एक पाथ रखना है, तो कैसे करेंगे? आप मैक्सिमम पाथ चेंज कर दें। अगर दोनों चीजें एक है फिर भी आप एक रखना चाहते हो, मैक्सिमम चेंज नहीं करना चाहते, तो जाके डिले बढ़ा दे इंटरफेस पे, थोड़ा सा वेरी कर दें, उसका डिले बढ़ जाएगा। अब उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि क्या आप उसको राउटिंग टेबल में रखना चाहते हैं या खाली टोपोलॉजी टेबल में रखना चाहते हैं, खैर वो आगे की बात है। यहां तक इजाज समझ में आ गया तुझे? इजाज म्यूट है। हाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये है कि मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि ये सारी कैलकुलेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, लेकिन दिस कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये K1 और K2 K3 K4 ये सारी बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला की कैलकुलेशन क्या इस तरह की चीजें एग्जाम के पेपर्स वगैरह में आएंगी? नहीं। ठीक है। तो ये बेसिकली हर उस रूट पाथ निकालने के लिए ये कैलकुलेशन होगी, बार बार होगी। ये रूटर खुद ही कर रहा है, यस। एल्गोरिथम उसके अंदर जो है ना वही डुअल एल्गोरिथम जो है वही काम कर रहा है। अच्छा, और ये हम जो बात कर रहे हैं ये EIGRP 1 की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले EIGRP 2 की बात। ठीक है यार, मैं यार कितना लंबा सॉल्व करते करते कैलकुलेटर ही निकलेगा भाई बार बार। हाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने और इक्वेशन सिर्फ में K1 और K3 रखा है, फिक्स चेंज होती है, बाकी चेंज होती है। और 10 to the power 7 जो आई है वो कहाँ से लाए हो तुम? वो रेफरेंस बैंडविड्थ है जो सिस्को ने डिफाइन की हुई है, ठीक है। वो SPF में भी होती है, वो सब हर जगह ही होती है, यही बैंडविड्थ हर जगह इस्तेमाल होती है। इसमें वेरिएबल क्या है? क्या तो इस पूरे फॉर्मूले में वेरिएबल क्या है? इसमें सब चीजें सिस्को ने पहले से डिफाइन की हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल सिर्फ फास्ट इथरनेट और गीगाबिट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन तुमने पढ़ी है ना ऊपर वाली, देखो। हाँ, तुम्हारा गोल क्या था? R1 से R4 पे जाना,
ठीक है, सही, हाँ, 2 पाथ थे, R2 से जाओ या R3 से जाओ, ठीक है। R2 से जाने की कॉस्ट क्या निकली, ये सही, यहां से यहां तक जाने की कॉस्ट ये निकली, यहां से यहां पे जाने की भी कॉस्ट यही निकली। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम लिंक थे। सेम है, सही। चेंज हो जाता तो डिफरेंस आ जाता। अगर लिंक सेम है तो आपकी बैंडविड्थ सेम है और आपकी डिले सेम है, जो ये टेबल है। ठीक है, हाँ, वरना ये दैट मींस दैट जो वेरिएबल है पूरे सब में वो ये टेबल है, ये टेबल की वजह से हर चीजें चेंज होंगी। इसके अलावा सब चीजें कांस्टेंट है और बिल्कुल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप ये कर दें कि इसको आप फास्ट इथरनेट बना दें गिग से, हाँ, तो अब इन दोनों की मैट्रिक्स बदल जाएगी। बेशक, फिर ऊपर वाले से जाएगा डेफिनेटली। फिर तो जाहिर सी बात है, फिर एक प्रेफर्ड हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे मैकेनिक्स में। लेकिन अभी की जहां तक सिंपल बात रखी जाए कि यहाँ से जाने के 2 पाथ है, यहाँ से भी वही कॉस्ट है, यहाँ से भी वही कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट सेम है। सही। तो और आगे भी है। अब सिस्को ने आपको रेकमेंड किया था कि आप सिर्फ 2 वेरिएबल यूज करें अपनी इक्वेशन में, K1 which is bandwidth which is of the link and the delay which is of the interface। वही मैं पूछ रहा हूँ कि बिकॉज के जो बुक में जो इतना लंबा चौड़ा सा उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ उसमें तो K5 तक गए हैं उन्होंने, वो डिले के बाद भी उन्होंने K5 डिवाइड बाय K4 प्लस रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें की। मैं आता हूँ, मैं इस पे शुरू नहीं करना चाह रहा था, इतनी बड़ी इक्वेशन से, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये K1 और K3 2 वेरिएबल को यूज करो, जो कि वो कहते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी रन टाइम वैल्यूज पे कभी बदलती नहीं वैल्यू, ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। अब ये तो नहीं कि M25 की रोड स्ट्रेच हो जाएगी कि वो 66 माइल से स्लाव से लंदन को 90 हो जाएगा, लेकिन क्या हो सकता है कि कंजेशन हो जाए। वो जो टाइम, वो जो वेरिएबल है, वो लोड है, रिलायबिलिटी है, एमटीयू साइज तो इफेक्ट करता ही नहीं है, खैर उसको तो भूल ही जाओ। लेकिन लोड और रिलायबिलिटी वो रन टाइम वैल्यूज हैं जो आपकी पाथ चेंज कर सकते हैं। पहले इस सिनेरियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट रखा गया कि आपका यहां से आपको यहां जाना है और आपकी बैंडविड्थ कांस्टेंट है, आपका डिले कांस्टेंट है, और आप ना अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि R3 पे कितना लोड है, R2 पे कितना लोड है, कौन ज्यादा रिलायबल है, कौन ज्यादा रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी बनती कैसे है भजन? रिलायबिलिटी का क्या है? जैसे मसलन कि सीपीयू यूटिलाइज हो कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या इस तरह की। नहीं, वो लोड है। नहीं, वो तो लोड तो वो डिपेंड करता है ना, लेकिन यूटिलाइज होने पर उसकी एफिशिएंसी कम किसी चीज की। रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिंक्ड है डिवाइसेस से कि कितना डाउन गया। और हमने OSPF में भी पढ़ा था कि एक डिवाइस के अंदर क्लॉक सेटिंग एक काउंटर है कि ये 24 घंटों में या 48 दिनों में या 1 महीने में इसके कितने इंटरफेसेस अप एंड डाउन हुए हैं। जो इंटरफेसेस शट डाउन हुए हैं और शट डाउन होकर वापस ऊपर आए, इसका मतलब, और एक डिवाइस पे कुछ नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा अनरिलायबल हो गया। आप समझ रहे हो? अब वाली बात है कि शटडाउन मेंटेनेंस के लिए किया गया था, मेंटेनेंस विंडो में किया था, लेकिन सिस्को को तो नहीं पता ये बात। तो वो फैक्टर है, वो चेंज होता है, वो चेंज हो सकता है। तो रिलायबिलिटी का फैक्टर आता है कि आपका कितना स्टेटस अप एंड डाउन हुआ है इंटरफेसेस का। लोड है सीपीयू यूटिलाइजेशन, उसकी कितनी ट्रैफिक इन एंड आउट है, ठीक है। तो ये पहले सिनेरियो में हमने ये लोड मैट्रिक बेसिकली कैलकुलेट किया है कि अगर K1 और K3 हो ना, ऑफ कोर्स भाई तस्वीर लेना, मैं इसको भी उठा दूंगा। आज जिस भी है क्या भाई नवेद, आवाज नहीं आ रही है तेरी यार। भाई थोड़ा सख्त टॉपिक है जरा, ये इसमें जरा दिमाग लगाना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ तक समझ में आया आपके? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, वो के वैल्यूज वगैरह का पता है, वो मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में होता है, वो तो सही है। मुझे ये थोड़ा मुश्किल है ये, आगे शायद क्वेश्चन समझ में आया, मतलब यस मैं तो पूछता हूँ फिर। यस, ओके। आज वक्त कम और मुकाबला सख्त है। भाई इसको नहीं मिटा रहा,
और 9 में क्या हो गया? ये जाना ये बड़ा, इसके साथ ना कुछ करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट क्लास के लिए। उसको टेप शेप लगा के, ओहो उसने तो पूरा वही हिला दिया हमारा। मोबाइल की मूवमेंट करें, इसको ना हटाएं। मोबाइल की यहाँ से मूवमेंट कर लें, वो बेस्ट है। इसको फिक्स ही रहने दें, मोबाइल को थोड़ा सा इस तरफ कर दें। किस तरफ को? इधर ये देखो, यहाँ से ये वैसे पूरा आ रहा है? हाँ जी। ओके। अब मैं नवेद एजाज, वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट पता है, पढ़ा है? वाइल्ड कार्ड्स हाँ पता है, बहुत अच्छी तरह। एजाज, वो बेसिकली सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। यस। Oh, वो yes. हैं? Yes, I know that. Yes. चल ठीक है, वो पता है। तो वाइल्ड कार्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं जो बेसिकली, क्योंकि वीडियो है और जज्बी के लिए, अब जज्बी नहीं है तो मैं उससे पूछता, लेकिन चलो एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है कि वाइल्ड कार्ड बेसिकली जहां पे आपका आईपी एड्रेस होता है और आपका एक सबनेट होता है। एक एग्जांपल है, आईपी एड्रेस है 10.1.1.10 और सबनेट है 255.255.255.0। ये सबनेट है। इस सबनेट का जो वाइल्ड कार्ड होता है वो इसका इनवर्स होता है। तो जहां 255 होता है वहां पे आप करते, बेसिकली जो फार्मूला है वो ये है कि आप 255.255.255 से माइनस कर दें सबनेट को। ये तो ये क्या बचा? 255। ये क्या बचा? 0 0 0। तो इसका वाइल्ड कार्ड बन जाता है 0.0.0.255। ओके, 0 का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच। यस, एग्जैक्ट मैच। और 255 का मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, तो जो आपका EIGRP है, जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में जो आप आईपी एड्रेस लिखते हैं उसका सबनेट नहीं लिखते हैं, आप उसका वाइल्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। खैर, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा इसका जो है, एक चीज लिखी है मैंने यहां पे, क्लासलेस नेटवर्क। क्लासलेस और क्लासफुल में क्या फर्क है? एजेक्स, क्लासफुल के अंदर जैसे आपकी जो 3 क्लासेस होती हैं सबनेट में, तो ABC, तो अगर मैं फर्ज करो कि मैं क्लास फुल की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अगर मैं क्लास C की बात कर रहा हूँ तो 192.168.1 और इसका सबनेट मास्क जो 255.255.255.0 ही होगा। लेकिन अगर मैं क्लास लेस की बात कर रहा हूँ तो ये सबनेट मास्क आगे पीछे हो सकता है। VLSM, सीडर। हाँ, सही है। क्लासफुल में आपके हमारे पास सिर्फ 3 रेंजेस है आईपीस के। एक है 10.0.0.0/8 पूरा सबनेट, ठीक है। एक दूसरा है बीच 1 to 7 का है 172.0.0/16 और एक है 192.0.0/24। क्लासलेस आपको कॉन्सेप्ट देता है कि आप सबनेट्स को अपनी जरूरत के लिहाज से तोड़ लें, ठीक है। ओके, अब फर्ज करें एक राउटर है और वो राउटर है R1। इस R1 के पीछे आपके नेटवर्क चल रहे हैं 3, 10.0.1.0/24, 10.0.1.1/24
10.2.0/24 और 10.0.3.0/24 और ये राउटर कनेक्टेड है आपके दूसरे राउटर के साथ R2। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर EIGRP इनेबल करते हैं क्लासफुल के साथ, फॉर एग्जांपल वर्जन 1 या रिप जो क्लासफुल पे चलते हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि वो ये चीज एडवर्टाइज करता इसको कि मेरे पास 3 नेटवर्क नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क है 10.0.0.0/8। वो इसको करता क्योंकि वो नहीं समझता कि /24 एग्जिस्ट कर सकता है 10 के नेटवर्क में। उसके लिए 10 का नेटवर्क हमेशा /8 के साथ आता है। तो वो ये देता उसे, यहां पे लगा पीसी एक, वो पीसी उसको पिंग करना चाहता है, एक को किसी एक आईपी को यहाँ पे पिंग करना चाहता है, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से आईपी यहाँ पे आई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम कहाँ पे? एक और नेटवर्क। अगर आप एक और नेटवर्क यहाँ पे खड़ा कर दें और उसको देते हैं 10.0.5.0/24, अब इस राउटर के पास 2 राउट्स आ रहे होंगे 10.0.0.0/8 और एक ये आ रहा होगा, वो एक रखेगा एक निकाल देगा। अब उसको कैसे पता चला कि 1 कहां पर है और 5 कहां पर है? तो बेसिकली आपका जो EIGRP है वो क्लासलेस पे काम करता है, यानी कि वो आपको 10.0.0.08/ करता हुआ आगे 3 नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करता है, /24, 10. 24, 3 नेटवर्क, यानी और यहां से भी 3 नेटवर्क आए। इसका नुकसान क्या है? सीपीयू की स्पेस ज्यादा लेगा। क्यों? समराइज इसको समराइज करना पड़ेंगे, इसको भी अब अगर मैनुअली समराइज कर दे तो सीपीयू की स्पेस कम लेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें वो करना है क्या, यहाँ पे आपने समरी अभी तो नहीं की हुई ना, अभी तो ऑटो समरी ऑन नहीं कर रहा, लेकिन आप जितने ज्यादा नेटवर्क दे रहे हो रूटिंग टेबल यहाँ पे बड़ा हो रहा है। जितना बड़ा रूटिंग टेबल होता है उतना सीपीयू ज्यादा यूज होता है, उसकी मेमोरी भी ज्यादा यूज होती है, आपकी हर चीज बढ़ जाती है। तो आपने क्या किया कि उसको करने के लिए आप मैनुअल समरी भेजते हैं। ठीक है, मैनुअल समरी में ये होता है कि बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आप लगा के भेज देते हैं कि आप 3 नहीं भेजते, आप सिर्फ 1 भेजते हैं, और यहाँ से भी आपके पास आता है तो आपकी सिर्फ रूट एंट्री में से 2 एंट्रीज होती है और आपका काम चल जाता है इस पर। तो ये था क्लासफुल और क्लासलेस। क्लासफुल में जाता है एक है, रूटिंग टेबल आपकी सिंप्लीफाई रहती है लेकिन रूटिंग करना मुश्किल हो जाती है। क्लासलेस में रूटिंग करना आसान रहती है लेकिन उसका इम्पैक्ट सीपीयू पे आता है। तो जो ट्रेड ऑफ है वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा नेटवर्क चल रहा है तो आप उसकी मैनुअल समरी भेजें, एडवर्टाइज करें, और वहां से जो दूसरे नेटवर्क आ रहे होंगे तो आपके टेबल आपने कम से कम रखा। एक चीज क्लासफुल हो गया, वाइल्ड कार्ड हो गया, समराइजेशन हो गया, गुड। कितने हो जाए? 6:10 तक पढ़ लेंगे, टाइम शुरू हो जाता है। 6:05 पे कल था मैं। ओके, अब सवाल ये है कि EIGRP चलता शुरू कैसे होता है। तब आपका एक रूटर है R1, आपका एक रूटर है R2, भले आप OSPF चलाओ कुछ भी चलाओ, सबसे पहले मैसेज जाते हैं हेलो। हेलो मैसेज, और हमें पता है मतलब कि हेलो मैसेज एवरी 5 सेकंड 5 सेकंड एक्सचेंज होता है। ठीक है, दूसरा
इस हेलो मैसेज में चलो ये हेलो हेलो एक मैसेज है, इसका फ्रेम क्या होता है? इसमें सोर्स आईपी, सोर्स आईपी ऑफ R1, R1, डेस्टिनेशन आईपी, मल्टीकास्ट जो आईपी होगा, मल्टीकास्ट क्या है इसका आईपी? 24.0.0.10 10 2 to 4 है, 2 to 4 सॉरी 24 या 2 to 4 मल्टीकास्ट। ठीक है, ये आईपी यूज होता है। एक ये आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है 88, ठीक है। OSPF का 81 आईपी प्रोटोकॉल इसलिए हम यूज करते हैं ताकि एक ही राउटर के पास जब मल्टीपल डायनेमिक रूटिंग चल रही होती है, OSPF भी चल रहा है, BGP भी चल रहा है और वो चल रहा है, तो वो ये आइडेंटिफाई करे ये जो हेलो मैसेज आ रहा है मेरे दूसरे रूटर से, ये किस प्रोटोकॉल के लिए आ रहा है, ये रिप के लिए आ रहा है या GHP के लिए आ रहा है, OSPF के लिए आ रहा है। तो ये हेलो मैसेजेस जा रहे हैं जिसमें 2-3 चीजें। ये हेलो मैसेज इसके पास जाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि अपना ये बंदा जो इसका नेटवर्क यहाँ चल रहा है वो एडवर्टाइज करता है, नेटवर्क एडवर्टाइज करता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो राउटर है ये हेलो मैसेज भेजता है और उसको कहता है कि ये मेरे नेटवर्क है। दोनों एक बाहमी ताल्लुक से एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं नेबरशिप। EIGRP 3 टेबल बनाता है, नेबर, टोपोलॉजी एंड राउटिंग। 3 टेबल्स। नेबर में वो बताता है कि मेरे लेफ्ट राइट कौन है, ठीक है। एक तरीके से जैसे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है या LLDP है, उस तरह से वो बनाता है। टोपोलॉजी में वो बनाता है कि यार इसके कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, उस पे क्या राउट इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी क्या मैट्रिक है, क्या एजेंसी है, इस सेक्टर। और उस टोपोलॉजी को फिर वो यूज करता है कि राउटिंग के लिए मैं कौन कौन सी चीजें उसमें से भेजूं, ठीक है। तो नेबरशिप टोपोलॉजी बनाती है, टोपोलॉजी रूटिंग टेबल बनाता है आपका। अब ये 2 राउटर लगे हुए थे, अब ये राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजना चाहते हैं। हेलो 2 राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज सके और एक्सचेंज कर सके, इसके लिए जरूरी है नंबर 1 क्या, सेम रूटिंग प्रोटोकॉल हो, सेम MTU साइज हो और सेम सबनेट हो। नहीं नहीं इजाज नवेद, ऑटोनोमस सिस्टम सेम हो, हैं ऑटोनोमस सिस्टम सेम हो, ऑटोनोमस नंबर AS नंबर should be same। now ये ऑटोनोमस नंबर BGP वाला नहीं है, नंबर 1। वो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डिफाइन करूं कि तुम्हारा ये एक राउटर है और ये राउटर है और राउटर भी है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे, ठीक है। एक EIGRP चल रहा है यहाँ पे और एक IGRP चल रहा है इस साइड पर, और आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं करवाना चाहते, यानी आप कहते हैं कि मेरे ये रूट दूसरे को एक्सचेंज मत कर देना। तो आप क्या करते हैं, EIGRP की क्लास बनाते हैं, नंबर, जैसे हम कहते हैं राउटर में EIGRP 110 जो भी नंबर दे, जहां जो राउटर उस नंबर को शेयर करता है उसी के साथ एजेंसीज बनती हैं। तो अगर ये दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं, एक ही नंबर पे हैं, यानी कि इनको अलाउड है कि ये दोनों, तो फिर तो सही है। और अगर नहीं है तो वो ये एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम रखते हैं उसके ऊपर कि ये आपका EIGRP है। 3 टेबल आपके बनते हैं। ये टेबल अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नेबर कैसे बना, टोपोलॉजी कैसे बना, रूटिंग कैसे बना, ठीक है। के वैल्यूज समझ में आ गई, मैट्रिक कैलकुलेशन है, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट हर राउटर वैल्यूज लेता है, और वो अभी हम देखेंगे कि सक्सेसर किसे कहते हैं, फीजिबल सक्सेसर कैसे बनता है, और दूसरे उसकी आरडी रूट डिस्टेंस। हाँ, वो सारा कैलकुलेट कैसे होता है वो नमाज के बाद कर लेंगे, मतलब जहाँ पे कैलकुलेशंस है। लेकिन कॉन्सेप्ट में एक चीज तो ये है कि आपकी दो राउटर शुरू करते हैं बात हेलो मैसेज से। वो हेलो मैसेज के अंदर काफी चीजें आती है, लेकिन मेन चीज ये है कि वो मल्टीकास्ट चैनल पे बात करते हैं एक दूसरे से, और उनका आईपी प्रोटोकॉल नंबर 88 है। ये 88 इसलिए है कि अगर फर्ज करो कि इस राउटर पे एक और राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, और उसमें चल रहा है OSPF, ठीक है, मल्टी का डिफरेंट। अब ये OSPF भी हेलो मैसेज भेजेगा, ये जो ये भी हेलो मैसेज भेज रहा है और ये भी हेलो मैसेज भेज रहा है। इस राउटर को 3 हेलो मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि यार ये जो हेलो मैसेज आ रहा है ये OSPF का है या ERGRP का है या BGP का है, किसी का भी है। उसके लिए वो जब उसके पैकेट को खोलता है तो उसमें नंबर नजर आता है 88, तो वो कहता है ठीक है ये मेरा ERGRP का है तो मैं OSPF से बात नहीं करूंगा। दूसरी चीज वो चेक करता है कि इसका AS नंबर क्या है। अगर AS नंबर उसका और उसका सेम है, इसका मतलब है हम दोनों बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा भेज रहा है जिसका AS नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो उससे बात नहीं करेगा। इसकी बेशक इधर कॉन्फ़िगरेशन में भी वो लिख दे, फिर उससे भी ये क्लियर हो जाएगा ज्यादा। क्या चीज? ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी ना वो एंड में लिखूंगा मैं, आपने लिखनी है, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी सारी। हाँ। ऑटोनोमस सिस्टम ये वो सारा। एजाज कोई सवाल? एजेक्स ये EIGRP मैसेजेस टाइप, कितने मैसेजेस टाइप हैं? नंबर 1 हेलो, ठीक है। नंबर 2 रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स क्यूरी, इसी वाली चीज है ना। क्या है? रिक्वेस्ट। हेलो, सॉरी यार वो मैं असर कर रहा था, सॉरी। सही है, पढ़ ली मैंने। हाँ। तीसरा है अपडेट, चौथा है क्यूरी, पांचवा है खत्म हो गया, नहीं कवर होगा। रिप्लाई। 5 मैसेजेस पे काम चलता है। हेलो को भी हमने टच किया है। हेलो शुरू की नेबरशिप फॉर्म करता है। एक राउटर ये लगा हुआ है, एक राउटर ये लगा हुआ है, ये इसको हेलो बोलेगा, ये इसको हेलो बोलेगा। हेलो बोलने के लिए जरूरी है कि सेम ES नंबर हो, वो आज जब हेलो हो गया सेम MTU साइज हो, सेम प्रोटोकॉल चल रहा हो। गुड, यानी कि मैं आपकी सुन सकता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं। अब वो मैसेज आपस में देंगे कि ये मेरे नेटवर्क है और ये मेरे नेटवर्क है, दोनों को एक दूसरे को अपडेट कर देंगे। गुड हो गया। रिक्वेस्ट, अपडेट और क्यूरी क्या है? रिक्वेस्ट कोई उसमें जब आपका नेटवर्क अपडेट हो, आपकी टोपोलॉजी टूट जाए, कोई नया राउट आ जाए, तो आप इन तीनों को यूज करते हैं करने में। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ये राउटर है और ये राउटर है और ये राउटर है, ठीक है, 3 राउटर है। इस पे नेटवर्क चल रहा है 10.1.0.0, इस पे चल रहा है 10.2.0.0, इस पे चल रहा है 10.3.0.0। 3 राउटर्स पे 3 अलग नेटवर्क चल रहे हैं, ठीक है। इसने ये राउट्स यहां एडवर्टाइज किए, तो अब इसको पता चल गया कि
राउटर 2 को पता है कि अगर किसी को 10.1.0.0 पे जाना है तो वो इसके R1 के पास है, और इसी तरह R1 को पता है कि अगर मुझे 10.2.0 पे जाना है तो R2 के पास है। इसी तरह ये आपका R3 है, ठीक है, ओके। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये राउट टूट गया, ये बात नहीं कर रहा, अब क्या होगा, ये R2 क्यूरी भेजेगा, बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे भी भेजेगा, लेकिन वो उसे मिलेगा नहीं। एक बात है, वो यहाँ भेजेगा और यहाँ भेजेगा, दोनों जगह पे, कि मेरे पास एक नेटवर्क था 10.1.0.0 और ये मैसेज भेजेगा, इसके साथ उसका डिले जो है वो मैक्सिमम कर देगा, मैक्सिमम डिले। अब देखिए ये मैसेज यहां तो आएगा ही नहीं क्योंकि लिंक टूट गया है, लेकिन R3 के पास चला गया। R3 के पास ये लिंक टूटने से पहले उसकी रूटिंग टेबल में ये दिया हुआ था कि 10.1.0.0 अवेलेबल है वाया R2 से। इसको ये पता था कि अगर मुझे 10.1.0 पे जाना है तो मैं R2 पे भेज दूं। R2 को पता था कि मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो मैं R1 पे भेज दूं, ठीक है। ये लिंक टूट गया, इसने हेलो मैसेज भेजा, कोई जवाब नहीं आया। 3 के बाद उसने शुरू कर दिया अपना प्रोसेस जो है कि भाई ढूंढूं मैं क्या हुआ इस बंदे का। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बहुत सिंपल केस रख रहे हैं, हम यहाँ पे रख रहे हैं कि और कोई दूसरा बंदा था ही नहीं इसको ये रूट देने वाला। उसने क्यूरी जनरेट करी और उसने सारे नेबर्स को भेज दी। यहाँ पे तो मिली ही नहीं उसको क्योंकि लिंक टूटा हुआ है। R3 पे गया, R3 के पास जब उसने ये भेजा तो उसने इसको भेजा मैक्सिमम डिले के साथ। मतलब R3 को वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये राउट डला हुआ है कहीं और से तो उसको प्रेफर करना, क्योंकि मेरे पास ये मैक्सिमम डिले पे चल रहा है इस वक्त। अगर फर्ज करा हाइपोथेटिकली एक लूप यू बना होता यू, तो R3 के पास ये रूट R1 से भी आ रहा था और R2 से भी आ रहा था, दो जगह से आ रहा था ना। लेकिन जब ये लिंक टूट गया तो R2 को तो नहीं पता कि R3 के पास ये रूट ऑलरेडी R1 से आ रहा है। तो R2 ने क्या किया कि मैसेज भेजा, क्यूरी का मैसेज भेजा कि ये जो नेटवर्क था 10.1.0.0 अब मेरे पास ये मैक्सिमम डिले पे है, यानी कि अगर तुमने मुझे भेजी तो मोस्ट चांसेस ये है कि मैं उसको रूट नहीं कर सकूंगा। तो वो डिले कौन सा था, ये ऊपर टेबल पे ये वाला भेज देता है मैक्सिमम, यानी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू भेज रहा है उसे कि ना वो कहना ना होने के बराबर हो गया। ये लिंक तो एग्जिस्ट करता नहीं है जी। अब अगर R3 के पास वो रूटिंग ऑल्टरनेटिव रूटिंग नहीं है तो वो उससे दोबारा रिप्लाई करेगा, इसको मैक्सिमम लगा के, मैक्सिमम टाइमर लगा के, मतलब कि मेरे पास भी और इसका कोई ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं है। R2 को करेगा ना, R2 को अब ये R2 को भेजेगा रिप्लाई। अब जब R2 के बाद R3 से रिप्लाई आएगा तो अब R2 अपने रूटिंग टेबल से इसको डिलीट कर देगा, क्योंकि अब इसको कंफर्म हो गया R2 को कि किसी के पास भी इस नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। पहले उसने एक चांस लिया, उसने अपडेट कर दिया कि यार मुझे मत भेजना, लेकिन अगर तुम लोगों के पास है तो मुझे बता दो। उसके पास नहीं था, उसने भी रिप्लाई किया, इसको कहते हैं नेगेटिव रिप्लाई। उसने भी नेगेटिव रिप्लाई किया कि यार ये जो डिले है मैक्सिमम है। एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो पहले जो रूटिंग टेबल होता है, ओके, जो रूटिंग टेबल होता है, रूटिंग टेबल में टोपोलॉजी टेबल जो होता है, और ये अभी नमाज के बाद देखेंगे टोपोलॉजी टेबल और रूटिंग टेबल को। टोपोलॉजी टेबल रूटिंग में मैंने बताया था फीड करती है। टोपोलॉजी टेबल में जब ये रूट गया तो उसने इसको क्या एक्टिव कर दिया, ए पैसिव था पहले पी, उसको वो एक्टिव ले आया और उसने क्यूरी जनरेट करी। क्यूरी गई आगे, वहां से नेगेटिव रिप्लाई आया कि नहीं मुझे भी नहीं पता यहाँ का रास्ता। उसने उसको यहाँ से डिलीट किया और रूटिंग टेबल में अपडेट कर दिया। अब
इनको भी पता है, इसको भी पता है कि हम 10.1.0.0 पे नहीं पहुंच सकते। रूटिंग टेबल पे वो डिलीट हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा, रूटिंग टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये टोपोलॉजी टेबल एंड एडजेंसी टेबल, दे ऑल डिफरेंट, दे आर सेम? एडजेंसी टेबल है नेबर टेबल। नेबर टेबल, ठीक है। 3 टेबल होते हैं, नेबर टेबल, हाँ, एडजेसेंट टेबल कह लो, टोपोलॉजी हाँ, टेबल और रूटिंग टेबल। रूटिंग टेबल। ठीक है, इंशाल्लाह नमाज के बाद इस सिनेरियो को पूरा लेके चलेंगे कि कैसे टेबल अपडेट होते हैं, क्या क्या वैल्यूज आती हैं और किस तरह से उसकी वैल्यूज चेंज हम कर सकते हैं, एक्सेट्रा, बैकअप कैसे बनाते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई चीज नहीं? अल्लाह का शुक्र नहीं। नवेद? जी भाई, जी भाई। ये क्लास हो रही है? कोई सवाल हाँ, नहीं कोई नहीं है सवाल है? नहीं सही है, सब समझ में आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो ब्रेक कर रहा हूँ, मैं फिर नमाज पढ़ता हूँ। टाइम कर लेते हैं कितने पे, 6:20 पे, 6:20 पे इंशाल्लाह दोबारा से ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। ओके। हाँ यार, वो मगरिब का ब्रेक चला यार। चलो हाँ ओके, चलो मैं भी आता हूँ। चाय भी ले आना बना के। ओके नहीं, पी लिए। चलो ठीक, ओके, ओके, आता है। अल्लाह।